हम लोग चर्चा किए। आज हम लोग करेंगे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो देखते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछले क्लास का छोटा सा एक हम रिव्यू करते हैं ग्राफ से रिलेटेड। क्या था ग्राफ में, हमने बताया था ग्राफ में कूलम्ब्स लॉ का ग्राफ आया था कूलम्ब्स लॉ का F वर्सेस 1/r²। F का वैल्यू हमने देखा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये स्केलर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का, ये स्केलर फॉर्म है। इसमें कोई डायरेक्शन की चर्चा नहीं होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। इसमें ग्राफ हमने देखा 1/r² और F के वर्सेस में। तो यहाँ पे अगर हम लिखा जाए Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 1/r², ये दोनों के बीच में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। इसको हमने क्या लिया था y, इसको हमने क्या बोला था x, और इस टर्म को हमने बोला था m। इसको हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ F वर्सेस 1/r²। तो ये इक्वेशन मिलेगा y = m × x। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलता है। तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। इधर हम y एक्सिस में लेंगे f, इस डायरेक्शन में लेंगे 1/r²। दोनों के बीच में ग्राफ जब आया तो स्ट्रेट लाइन आया, और स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास कर रहा था, ओरिजिन से। तो इस तरह से ग्राफ हमको मिला था लास्ट क्लास, ये ग्राफ आया था। और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से। किससे? tan थीटा से। where theta is the angle made by the straight line with positive x-axis in anti-clockwise sense, इसे बोलते हैं थीटा। तो थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो tan थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अगर tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा तो Q1 और Q2 का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि tan थीटा का वैल्यू आया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0। ये लास्ट क्लास हमने इसका न्यूमेरिकल भी बताया था। तो ये tan थीटा का जो वैल्यू मिला वो किसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो गया, दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो गया। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा होता है तो थीटा का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, तो tan थीटा का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। दैट मीन्स स्लोप इंक्रीजेस इफ Q1 Q2 वैल्यू ऑफ Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ Q1 Q2 इंक्रीजेस, देन tan थीटा विल बी आल्सो इंक्रीजेस। तो ये लास्ट क्लास हमने देखा था, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम लोग किया था कि जितना ज़्यादा चार्ज का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उतना ही स्लोप बढ़ेगा। स्लोप बढ़ने का मतलब ये हुआ कि फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, दो चार्जेस के बीच में इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो ये सब लास्ट क्लास हमने देखा था ग्राफ से रिलेटेड। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं। कूलम्ब्स, आप लोग पेन और पेपर के साथ रेडी रहेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको नोट डाउन करते रहेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ में इसका दो फॉर्म होता है, एक होता है स्केलर और दूसरा क्या होता है, वेक्टर। स्केलर फॉर्म और एक होता है वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा, ओनली मैग्नीट्यूड। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात होती है। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं होगी। वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो हमने देखा स्केलर फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म देखे थे। स्केलर फॉर्म का क्या क्या फॉर्म आया था, हमने दो यूनिट की बात की थी, एक एसआई सिस्टम के लिए और एक सीजीएस सिस्टम के लिए। एसआई सिस्टम में हमने क्या लिया था, क्या आया था, फोर्स का। अगर हम मीडियम के लिए बात करें, एफ मीडियम, किसी मीडियम है, दो चार्जेस के बीच में, ये दो चार्जेस है तुम्हारा Q1 एंड Q2,
दोनों के बीच में मीडियम, then force of interaction between two charges will be 1/4 pi epsilon naught epsilon r. Epsilon r is the dielectric constant of the medium. Q1 Q2 upon r square. ये प्रोडक्ट होता है ओनली मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे साइन का यूज नहीं करते। तो किसी भी मीडियम में अगर हम बात करें फोर्स का तो ये वैल्यू आएगा किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। इसी को अगर एयर मीडियम में कन्वर्ट करते थे तो क्या मिला था, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाय। तो ये हुआ एसआई सिस्टम में स्केलर फॉर्म किसका, कूलम्ब्स लॉ का, एक मीडियम के लिए और एक एयर मीडियम के लिए। एयर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, 1। सिमिलरली हम सीजीएस सिस्टम में भी बात कर सकते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में अगर मीडियम के लिए बात करें, तो वैल्यू आता है 1/एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन r, ये वैल्यू आएगा। और अगर हम इसको एयर मीडियम में कन्वर्ट कर दें सीजीएस सिस्टम में, तो एयर मीडियम में एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा, 1। सो वैल्यू विल बी Q1 Q2 अपॉन r। तो ये जो फॉर्म है फोर्स का, ये जितने भी फॉर्म है, ये सिर्फ क्या बता रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है सिर्फ, इसमें डायरेक्शन की कहीं चर्चा नहीं किया गया। क्या है ये फोर्स का वैल्यू जो है चेंज हो रहा है, सिस्टम कैसा ले रहे हैं, सीजीएस है कि एसआई है, उसके अकॉर्डिंग फोर्स चेंज हो रहा है। और मीडियम टू मीडियम की क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो ये सब फॉर्मेट हो गया कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म। बट वी नो दैट force is a vector quantity, so it has magnitude and direction both. So this formula is not sufficient to describe the force, electrostatic force completely. So if you write this formula in vector form, then we have to study about the vector form of Coulomb's law. तो हमको Coulomb's law का वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। अगर इसको वेक्टरली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें डायरेक्शन के साथ, तो इस फॉर्मेट को हमको स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर? ये x y एंड z, चलो दो पॉइंट ले लें, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 एंड z1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 एंड z। क्लियर है? हम चाहते हैं ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड आउट करना है, ए टू बी या बी टू ए, इस सेपरेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पता है तो इसका पोजीशन वेक्टर भी हम निकाल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, r। बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, r2। ये फिक्स पॉइंट ऑरिजिन। सो हाउ कैन यू राइट r1 इन टर्म्स ऑफ x1 y1 एंड z1? सो r1 कैन बी रिटन एज x1 i क्या, ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट प्लस y1 j क्या and z1 k cap and r2 can be written as x2 I cap y2 j cap and z2 k cap। इस तरह से हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर को, r2 इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, r2 को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। पोजीशन वेक्टर इस लाइन को कहते हैं, इसका हेड हमेशा बी पे रहेगा, इसका हेड हमेशा ए पे रहेगा। हम चाहते हैं ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट यानी सेपरेशन निकालना, ये दोनों का। चलो तो ए टू बी अगर चलते हैं तो बी का हमको चाहिए पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी पे हेड आ गया तो इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका नाम दे दें डेल्टा आर। हाउ कैन यू फाइंड द डेल्टा आर? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या पढ़े थे? देखो तो कैसे निकालेंगे डेल्टा आर का वैल्यू। ये है r1 टेल हेड, इसे बोलते हैं टेकन इन ऑर्डर। ये ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल में की हुई दो साइड अगर दो वेक्टर अगर टेकन इन ऑर्डर में हो यानी सीक्वेंस में हो, टेल हेड और टेल हेड के क्रम में,
तो ये दोनों के एडिशन ये इसके रिजल्टेंट को शो करेगा। ये देखो अपोजिट साइड में, ये क्या है अपोजिट साइड में। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहता क्या है कि अगर दो वेक्टर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता, ऑर्डर मींस टेल हेड, इस सीक्वेंस में अगर रिप्रेजेंट करता है तो उसका थर्ड साइड जो है वह दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा और ये रिवर्स ऑर्डर में रहेगा। तो ये रिवर्स ऑर्डर में, इसका टेल यहाँ पे, हेड यहाँ पे, दोनों हेड कोइंसाइड किया, टेल कोइंसाइड किया। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, R1 प्लस डेल्टा R, ये दो वेक्टर का एडिशन हो जाएगा टेकन इन ऑर्डर में, और ये दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा, R2 अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्लास 11th में भी पढ़ेगा। सो डेल्टा R कैन बी रिटन एज R2 minus R1, R2 minus R1. So in this way we can find the separation between A and B. तो R2 भी पता है, R1 भी पता है, दोनों पे अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, x2 minus x1 I क्या, y2 minus y1 j क्या, and z2 minus z1 k, ये वैल्यू मिलेगा डेल्टा R का वैल्यू। तो दो पॉइंट अगर स्पेस में दिया हुआ हो और दोनों के बीच का सेपरेशन फाइंड आउट करें, दोनों का पोजीशन वेक्टर गिवन हो, तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या मिलेगा, रूट ओवर इसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, यानी दोनों के बीच का लेंथ यहाँ से यहाँ तक। तो इसको प्रॉब्लम में हम लोग अप्लाई करेंगे, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म, जो हमको पढ़ना है, ये सब उसके सपोर्ट में रहेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट, और इस वेक्टर फॉर्म को समझने में ये सपोर्ट करेगा। सो नेक्स्ट विल बी वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law, vector form of Coulomb's law। फोर्स को वेक्टर में दिखाना है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या पड़े हम लोग, 1/4πε। चलो एरिथमेटिक की बात करें, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड। तो फोर्स तो वेक्टर है ना, इसके साथ डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन के लिए हम लोग लेते हैं R कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है। तो ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड और ये क्या हुआ इसका डायरेक्शन, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अब ये जो डायरेक्शन है R, ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे डिटरमिन होगा इस फोर्स का, ये डिटरमिन होता है रिलेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक। अब चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर प्लस प्लस हो तो लाइक चार्जेस होंगे, तो उसको कहते हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होता है कि दोनों चार्ज या तो प्लस होगा या दोनों ही चार्ज क्या होगा, माइनस। अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 हो तो क्या होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस। ये अनलाइक चार्जेस की बात कर रहा है, ये लाइक चार्जेस की बात कर रहा है। तो लाइक चार्जेस में जब होता है तो फोर्स क्या करते हैं, आपस में रिपेल करता है। तो दो चार्जेस के बीच में रिपल्सन डेवलप हो जाएगा, इसको बोलते हैं F21 और इसको बोलते हैं F12, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। तो ये रिपल्सन होगा लाइक चार्ज। अगर अनलाइक चार्जेस की बात करेंगे तो ये हुआ Q1, अभी हम प्रूव करके बता रहे हैं, ये हुआ Q2। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी इसको बोलेंगे F12 और इसको बोलेंगे F21। यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन। यानी रिलेटिव साइन जो होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस का, वो डिटरमिन करता है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो फोर्स में बी अट्रैक्टिव नेचर, फोर्स में बी रिपल्सिव नेचर, डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्लियर? सो लेट अस सी
चलो बात करते हैं सबसे पहले कूलम्स फॉर्मूला यानी कूलम्स फॉर्म वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ फॉर लाइक चार्जेस। हमको एक को लेकर चलते हैं, दोनों पॉसिबल नहीं है अभी यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। क्या होगा, दैट इज Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। लाइक चार्जेस मीन्स दोनों चार्ज का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। कैसे समझेंगे, कोई भी डायरेक्शन में x y z ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी x ले सकते हो, इधर कोई भी एक रैंडम ले सकते हो। अब हमने दो चार्जेस यूज किया, Q1 एंड ये है ऑरिजिन, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 R1, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, और ये दोनों के बीच का ये क्या हो गया, सेपरेशन, Q1 और Q2, ये सेपरेशन बना। क्लियर है। अगर ये लाइक चार्जेस है देन दे आर रिपेल विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर ये इस पे रिपेल करा तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर, F21 बोलते हैं फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट, और ये कहते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड। क्लियर है, एयर मीडियम में है ये, तो सिचुएशन क्लियर है यहाँ पे। R1 एंड R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, और ये दो फोर्सेस है। हमको ये फाइंड आउट करना है F12 और F21 वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में जब भी हम नोट करते हैं तो उसमें डायरेक्शन आती है, डायरेक्शन के लिए एक स्पेशल नोटेशन आता है। बहुत सारे डिफरेंट बुक ने अलग अलग नोटेशन यूज किया है, हम वैसे नोटेशन को यूज करेंगे जो ज्यादा पॉपुलर हो। तो क्या है नोटेशन, जैसे एक मिनट इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे दो चार्जेज हैं, एक है Q1 और एक है Q2। अगर ये बॉडी पे अगर ये फोर्स लगाता है, अगर ये इस पे फोर्स लगाता है तो ये कहलाएगा एक्सपीरियंसिंग बॉडी और ये कहलाएगा एक्सर्टिंग बॉडी। बिकॉज फोर्स के लिए हमेशा दो बॉडी का होना जरूरी है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, उसके लिए दोनों हाथ लगाना पड़ता है। तो जब भी फोर्स की बात आती है तो फोर्स में दो बॉडी का होना जरूरी है, एक होता है एक्सपीरियंसिंग और सेकंड होता है एक्सर्टिंग। एक फोर्स लगाने वाला हो गया और एक फोर्स को महसूस करने वाला हो गया। तो अगर ये बॉडी अगर ये फोर्स को महसूस करता है तो फोर्स महसूस करने का काम कौन करा रहा है, Q2। तो ये हो गया एक्सर्टिंग और ये क्या हुआ, एक्सपीरियंसिंग। अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, Q2 के। तो ये हुआ रिफरेंस पॉइंट और ये हुआ एक्सपीरियंसिंग चार्ज और ये हुआ रिफरेंस चार्ज, ये रिफरेंस हो गया। अगर इस पे अगर हम फोर्स निकालते हैं इस पॉइंट पे, इस चार्ज पे, तो ये हो गया एक्सपीरियंसिंग चार्ज, तो ये हो गया रेफरेंस चार्ज। इसके रिस्पेक्ट में आप इसमें फोर्स लगाना है। क्लियर है। तो यहाँ पे वो दोनों काम करेंगे। जब भी इस तरह से होगा, अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालना तो इसका हेड को यहाँ पे रखेंगे और इसके टेल को यहाँ पे रखेंगे। तो इसके पोजीशन वेक्टर को बोलेंगे R2 R1 फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R21 भी लिख सकते हो। दोनों ही नोटेशन का यूज किया जाता है। अलग अलग बुक ने अलग अलग तरीके से अपने नोटेशन पे यूज किया गया। अगर इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है इसके रिस्पेक्ट में तो हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 यानी 1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है, ये ज्यादा पॉपुलर है, ये ज्यादा पॉपुलर है। यानी जिसका पोजीशन वेक्टर निकालना वहां पे हेड को होना जरूरी है, तो ये ज्यादा पॉपुलर है, तो इसको यूज करेंगे। एंड एनसीईआरटी आल्सो अडॉप्टेड दिस नोटेशन। एनसीईआरटी भी इसी नोटेशन का यूज किया गया एनसीईआरटी में, तो इसी को हम ज्यादा यूज करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से नोटेशन को हम यहाँ पे यूज करते हैं। चलो बात करते हैं, हमको किस पे फोकस करना है, इस फोर्स पे और एक बार इस फोर्स पे। तो बात करते हैं टू फाइंड F12 यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो इस पे अगर हम फोर्स फाइंड आउट करें तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपीरियंसिंग चार्ज, और ये क्या कहलाएगा, एक्सर्टिंग चार्ज। तो ये एक्सर्ट कर रहा है। और इस पॉइंट को ही बोल सकते हो रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे Q2 क्या हो जाएगा, रेफरेंस चार्ज, Q1 क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंसिंग चार्ज, एक्सपीरियंसिंग
चार्ज, Q2 क्या हो जाएगा, एग्जर्टिंग चार्ज। इसको हम ऐसे बोल सकते हो रिफरेंस चार्ज, ये रेफरेंस चार्ज का काम है। क्लियर है? तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, Q2 के रिस्पेक्ट में। तो किधर लगाएंगे, देखो ऐसे, इसका नाम क्या देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू, इस नोटेशन का यूज करें। ये हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन बिटवीन टू चार्जेस, Q1 का पोजीशन वेक्टर Q2 के रेफरेंस में, ये फिक्स हो गया। इसका हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना। क्लियर ना? अब देखो यहां पे अगर हम बात करें R12 क्या है, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही बोल सकते ऑफ वन फर्स्ट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू। तो R12 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा R12, और ये मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन क्या लेंगे, R12 क्या, ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये क्या हुआ, डायरेक्शन। सो यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर 12 कैन बी रिटन एज R12 डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, कोई वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 पाया जाता है। क्लियर है? नाउ how can you find R12 with the help of triangle 0 A B, in triangle OAB, in triangle OAB। अब बताओ यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हो, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। कहाँ पे दो वेक्टर यहाँ पे टेक इन ऑर्डर पे R2 और R12, देखो ये टेल हेड, ये दोनों टेक इन ऑर्डर में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये थर्ड साइड, इस दोनों का रिजल्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1, is equal to R1. So R12 is equal to how much, R1 minus R2। ये बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन Q1 एंड Q2, that means displacement vector of Q1 with respect to Q2। clear? now अब हम यूज करते हैं फॉर्मूला F12। ये क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। क्या लिखते हैं फॉर्मूला, हमने पहले बताया है, F इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, I इनटू R क्या, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये हुआ मैग्नीट्यूड और वो क्या हुआ, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या यूज करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या लिखे थे, R12 का डायरेक्शन क्या था, R12 क्या, तो ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर किधर जा रहा है, Q2 से किधर जा रहा है, Q1। जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर भी होगा। तो इसका डायरेक्शन हो गया Q2 टू Q1, और ये इसके लिए भी यूनिट वेक्टर और इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो उसका यूनिट वेक्टर भी क्या होता है, सेम होता है। तो R12 के लिए भी यूनिट वेक्टर ये होगा R12 क्या, और F12 के लिए भी फोर्स का डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 क्या। दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो दोनों के लिए यूनिट वेक्टर विल बी सेम। तो यहाँ पे क्या डालोगे, R12 क्या, F12, इसको बोलते हैं फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर।
ये किसके टर्म में है? इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर के टर्म में है। अब इस यूनिट वेक्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं हम लोग। And unit vector can be written as F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square। R क्या है? ये जो R है क्या? R is the magnitude in between the two charges, separation। इसको हम R12 वेक्टर भी बोल सकते हो और इसको R21 वेक्टर का मॉडुलस भी बोल सकते हो। दोनों का मॉड ले लोगे तो ये R इक्वल होगा। R12 बोलो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो R को हम क्या लिखना चाहेंगे बोलो? इसके टर्म में लिखा जाए तो R12 वेक्टर लगा दो और इसका मॉड लगा के स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत? अब R कैप का वैल्यू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 मॉडुलस। So F12 can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो R12 मॉडुलस का Q हो जाएगा और ये आएगा R12। ये बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में है और ये यूनिट वेक्टर के टर्म में है। In terms of displacement vector. Also, this can be written as in terms of position vector. 1, 2, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2। अब बताओ R12 का वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड आउट किया ट्रायंगल ऑफ एडिशन से? R1 माइनस R2 मॉड क्या लगाएंगे Q, और यहाँ पे क्या लिखोगे? R1 माइनस। ये जो फॉर्मूला बना इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर Q1 एंड Q2। तो ये किसके टर्म में है? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर के टर्म। तो वेक्टर को हम थ्री वे से एक्सप्रेस किए। पहले हम यूनिट वेक्टर के टर्म में किए, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में किए और फिर पोजीशन वेक्टर के टर्म में किए। क्लियर है? सिमिलरली F21 कैन बी रिटन एज, अगर F21 को अगर लिखा जाए इसी के अकॉर्डिंग तो क्या लिखोगे? F21 यानी फोर्स ऑन सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी फोर्स ऑन सेकंड चार्ज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये हो गया एक्सपीरियंसिंग और ये क्या हो जाएगा? एक्सर्टिंग। तब इसका जो डायरेक्शन होगा R12 का इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस तरह से। तब ये होगा R21 यानी सेकंड का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू Q1। क्लियर? R21 यानी यहाँ पे हेड हो जाएगा। उस टर्म में जब इसको एक्सप्रेस करेंगे सेम प्रोसेस को अपनाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे देखो तो 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 1 और ये 2, तो यहाँ पे क्या है? 2 और 1, तो यहाँ पे लिखोगे R2 माइनस R1 Q मल्टीप्लाई R2 माइनस, ये बन गया वेक्टर फॉर्म in terms of position vector on Q2 due to Q1. Clear? Vector form of Coulomb's law. दोनों चार्ज को हम लोग सेपरेटली लेते हैं, उस पर डायग्राम के साथ एक बार समझने की कोशिश करें ताकि प्रॉब्लम बनाते समय ये कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ऐड करें, क्या लगाएं कि उसको हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकें। तो एक केस होता है लाइक चार्जेस के लिए Q1 Q2 इज ग्रेटर देन, और एक होता है Q1 Q2 लेस देन 0 के लिए अनलाइक चार्जेस।
तो दो चार्जेस की बात होगी, दो तरह के नेचर का, एक लाइक चार्जेस के लिए और एक अनलाइक चार्जेस के लिए। हम देखे थे कि लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन। अनलाइक चार्जेस में क्या होगा? अट्रैक्शन। लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। तो जब भी हम लाइक चार्जेस की बात करेंगे तो फॉर्मूला हम लोग करेंगे इसमें यूज। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? F इज इक्वल टू के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर एल मीडियम, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। लेकिन हमको मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, वेक्टर फॉर्म में, यानी वेक्टर के साथ इसको दिखाना है। तो इसमें डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये क्या हुआ? डायरेक्शन। अगर इसमें हम साइन यूज करें वेक्टर फॉर्म में, जब भी हम कोशिश करेंगे प्रॉब्लम बनाते समय साइन यूज करेंगे, तो दोनों ही प्लस है या दोनों ही माइनस है। अगर प्लस प्लस यूज करेंगे तो प्लस ही आएगा मैग्नीट्यूड, और अगर माइनस माइनस अगर यूज करते हैं -Q1 और -Q2 तो भी तुम्हारा क्या आएगा? प्लस। तो हम यहाँ पे सिर्फ प्लस का यूज करेंगे। अगर हम बात करें इसमें अट्रैक्शन फॉर्म में, देन फॉर्मूला विल बी F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्शन भी देना है, तो डायरेक्शन के लिए क्या देते हैं? R कैप। अब एक है प्लस और एक क्या है? माइनस। तो एक में प्लस यूज करेंगे, दूसरे में क्या यूज करेंगे? माइनस। तो प्लस और माइनस मिलकर क्या मिलेगा? माइनस। तो जब भी हम लाइक चार्जेस की बात करेंगे तो हम साइन यूज करेंगे। अगर साइन यूज नहीं करना हो तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला हम बताएंगे जो आगे लास्ट में हम लोग देखेंगे। क्लियर? अब इसी यूनिट वेक्टर को अगर हम दो फोर्सेस के फॉर्म में दिखाएं तो इसको इस वे में दिखा सकते हैं। दो चार्जेस है तो दोनों चार्ज पे फोर्स एक्ट होगा। तो एक का नाम होगा F1 यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, देन मैग्नीट्यूड विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हुआ। इसका डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे? R क्या? 1 2। तो यहाँ भी ला के लगा देंगे 1 2। इसको डायग्राम से भी हम समझेंगे, हम समरी बता रहे हैं, इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड फोर्स है F21 यानी फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हुआ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे? R21। ये हुआ इसका डायरेक्शन। क्लियर है? ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये क्या हो गया? डायरेक्शन। अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर हम ब्रेक करें, ये यूनिट वेक्टर का टर्म में है, देन दिस कैन बी रिटन एज F12 is equal to K times Q1 Q2 divided by R का मतलब होता है separation between two charges, separation between two charges Q1 and ये separation, और ये R जो होता है ये मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच का लेंथ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R12 मॉडुलस या R21 मॉडुलस। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। दोनों का मॉडुलस लोगे तो क्या मिलेगा? R। तो इस R को हम इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, मॉडुलस के फॉर्म में लिखा जाए तो R12 मॉडुलस स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर का मतलब हमको पता है R कैप इक्वल टू होता है R वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। तो R वेक्टर कैसे लिखोगे? R12 डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। तो इसके मॉडुलस से अगर हम डिवाइड कर दें R12 तो ये दोनों मॉडुलस क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? यहाँ पे Q आएगा। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये हुआ वेक्टर के फॉर्म में है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में आ गया। किसके टर्म में आया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो ये अंडर मॉडुलस है तो ये मैग्नीट्यूड होगा, ये टोटल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये F12, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर के टर्म में और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में। एंड दिस फोर्स आल्सो बी रिटन एज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब R है तो R को मॉडुलस के टर्म में लिखेंगे तो R यहाँ पे 21 है तो R21 मॉडुलस, इसका मतलब होता है R12
डिवाइडेड बाय R21 मॉडुलस। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये Q आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा Q, इसको हटा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये हुआ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ, सॉरी ये 2 1 होगा, 2 1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर है? चलो हम इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम क्या है? डायग्राम क्या है? x, y और z, यहाँ पे दो चार्जेस देंगे, ये है Q1 और ये क्या है Q2। इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पे देखें, हम इस पे फोर्स निकालना चाहते हैं, ये 1 2 यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो Q1 क्या कहलाएगा? एक्सपीरियंसिंग चार्ज। और Q2 क्या कहलाएगा? एक्सर्टिंग चार्ज। तो ये इस पे एक्सर्ट करेगा तो रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस है, रिपल्सन होगा, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा। तो इसका फोर्स का डायरेक्शन हो गया F1 फोर्स का डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट चार्ज का कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इस डायरेक्शन में होगा। इस पर हेड लगाएंगे तो इसका वैल्यू होगा R1, यहाँ पे देखिए F12 और R12 दोनों एक ही चार्ज का है, यहीं पे फोर्स लग रहा है और इसी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है, इसी पे ध्यान देंगे। यही चीज वहां पे रिवर्स हो जाएगा, अनलाइक चार्जेज में ये रिवर्स हो जाता है। तो दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? सेम। क्लियर? अगर हम इस फोर्स की बात करें तो इसके लिए डायग्राम देखिए। ये x, y एंड ये Q1 और ये क्या हुआ? Q2। इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। अब हम किस पे फोर्स निकाल रहे हैं? 2 पे। तो ये हुआ एक्सपीरियंसिंग बॉडी और ये क्या हुआ? एक्सर्टिंग बॉडी। ये एक्सर्ट कर रहा है इस पे, तो ये इस पे एक्सर्ट करेगा तो ये रिपेल करेगा इधर, लाइक चार्जेस रिपेल विथ ईच अदर। तो F21, ठीक है। R21 का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट किसका चाहिए? 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा R21। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पे देखें Q2 का डिस्प्लेसमेंट है ये, और Q2 पे ही फोर्स लग रहा है, दोनों सेम। क्लियर है? ये लाइक चार्जेस का एडवांटेज है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? सेम। क्लियर है? अगर हम इसके यूनिट वेक्टर की बात किया जाए तो यूनिट वेक्टर किधर होगा? इस डायरेक्शन में फोर्स है, जिसका यूनिट वेक्टर होगा R21 कैप। इसका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा R12 कैप, फोर्स के अलावा, फोर्स के अलावा। क्लियर है? तो ये हुआ लाइक चार्जेज में। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें 1 2 को, तो मैंने बताया था कि 1 2 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ट्रायंगल ऑफ एडिशन से लास्ट क्लास में बताया था कि 1 2 है तो क्या आएगा इसमें? R1 माइनस R2। ट्रायंगल ऑफ एडिशन से मैंने निकाला था। R21 वेक्टर का वैल्यू आएगा R2 माइनस R1, R1 माइनस R2। इससे भी निकाल सकते हो R21 तो R2 माइनस R1। तो इसको हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखेंगे यहाँ पे F12 कैन बी रिटन एज K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। R12 के जगह पे क्या रखोगे? R1 माइनस R1 माइनस मॉड, और यहाँ पे क्या है देखो, तो R12 वेक्टर, तो यहाँ पे लगा दो वेक्टर R1 माइनस, ये हुआ इसका वेक्टर फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये फोर्स किस पे लग रहा है? चार्ज 1 पे, यानी Q1 पे फोर्स लगा, कौन लगाया? Q2, और इसका हम रिप्रेजेंटेशन कर दिए इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर के टर्म में। इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन में। यहाँ पे देखा जाए F21 का वैल्यू कैसे लिखोगे? F21 का वैल्यू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो R21, तो R21 को कैसे लिखेंगे? R21 को R2 माइनस R1। ये कहाँ से निकाल रहे हैं? ट्रायंगल ऑफ एडिशन इसमें लगाओगे तो ये दोनों का सम इसके इक्वल होगा,
ये दोनों का सम इसके इक्वल होगा, ट्रायंगल ऑफ एडिशंस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, R2 माइनस R1 क्यों, यहाँ पे क्या लिखोगे R2 माइनस R1, ये इसका वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा मेथड है। यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी 1 माइनस 2 है, यहाँ देखो 2 1 है तो यहाँ आएगा 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पर भी 2 माइनस 1 माइनस 2, 1 2 तो 1 से R1 माइनस R2 की ओर जाएंगे, यहाँ भी 1 2 तो यहाँ R1 माइनस R2। ये हुआ लाइक चार्जेस का। सिमिलरली हम इसको अनलाइक चार्जेस के लिए भी बात कर सकते हैं। अनलाइक चार्जेस के लिए, इसके लिए देखो तो अनलाइक चार्जेस में देखो यहाँ पे नेगेटिव आया है, नहीं एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस। इसको भी दो फॉर्मेट में लोग डिवाइड करेंगे। चलो बात करते हैं पहले फर्स्ट बॉडी पे। तो यहाँ पे लिखेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और ये R कैप के जगह पे क्या लिखोगे R1। अब इससे वही चीज, अगर नेगेटिव यूज कर दिए हो तो इसी फॉर्मूला को ये तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर दिया तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, F21 इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इसके जगह पे लिखोगे R21। अगर नेगेटिव को रिमूव करते हैं तो क्या आएगा बताओ, F12 इज इक्वल टू नेगेटिव को रिमूव कर दें तो माइनस, ये फॉर्मूला बड़े हो गए R12 और माइनस R21। ये दोनों यूनिट वेक्टर जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, क्योंकि फोर्सेस जो है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, तो उसका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो ये देखो तो माइनस टर्म को अगर यहाँ पे लिख दें कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है, तो ये वैल्यू क्या आएगा -1। अब -1 2 को क्या लिख सकते हो, अगर हम इसको इधर का ऐड कर दे माइनस तो क्या वैल्यू आएगा 2 1, तो पलट जाएगा, ये 2 1 आ जाएगा। 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 1। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं R21, रिवर्स कर दे, नेगेटिव का अगर रिमूव किए तो ये वैल्यू आएगा F12। तो यहाँ पे लिखेंगे FR21। यहाँ पर भी नेगेटिव को यहाँ पर डालेंगे तो फिर क्या आएगा F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये माइनस को यहाँ पे ले जाओ, अगर माइनस को ले जाए यहाँ पे तो देखो तो क्या मिलेगा R12, तो R1 रिवर्स हो गया। यहाँ पे देखो सेम होता था 1 2 तो यहाँ भी 1 2 1 2 1, यहाँ पे देखो 1 2 आया तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 1, यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1, रिवर्स हो जाता है अनलाइक चार्जेस। अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में लिखा जाए इसी को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21, और यहाँ पे लिख सकते हो R21 वेक्टर, और इसको Q कर सकते हो सेम ऐसे। कैसे तोड़े, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो Q आएगा। फिर इसको हम लिख सकते हो F21 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 Q, तो आएगा क्या R1। ठीक है, सिमिलर इसी वे में हम लिख दिया इसको। अब यहाँ बातें क्या है देखो तो 1 2 है, यानी फोर्स किस पे लग रहा है 1 चार्ज पे, फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका है 2 का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यही रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे देखो फोर्स लग रहा है फर्स्ट पे, और फर्स्ट बॉडी का ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फर्स्ट चार्ज का फोर्स और फर्स्ट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पे देखो फर्स्ट चार्ज का फोर्स और सेकंड चार्ज का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे देखो सेकंड चार्ज पे फोर्स लग रहा है और फर्स्ट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं इसमें से x y and z, दो चार्जेस हमने लिया Q1 and R1। किस पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट बॉडी पे, तो फर्स्ट बॉडी अगर ये दोनों अनलाइक है तो इसको अट्रैक्ट करेंगे,
तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, इस डायरेक्शन। तो इसका वैल्यू हो गया F1 फोर्स की डायरेक्शन लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किसका है ये 2 का, तो 2 का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, हेड यहाँ पे होगा, इसका हेड यहाँ पे हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, देन R2, दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है कि फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है और सेकंड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, ये डिफरेंसेस है। यहाँ पे जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा था उसी बॉडी का ये डिस्प्लेसमेंट फैक्टर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ना होके सेकंड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फैक्टर मिल रहा है। अब बता, तो इसका यूनिट फैक्टर का डायरेक्शन इधर ही लेंगे, सो यूनिट फैक्टर का डायरेक्शन इधर ही आएगा फोर्स के डायरेक्शन में। इसका वैल्यू होगा R21 क्या, R21 क्या। इसमें देखते हैं ZX, दो चार्जेस हमने लिए, यहाँ पे Q1 सेकेंड पे Q2। अब फोर्स किस में एक्ट होगा, सेकेंड बॉडी में। अब फोर्स एक्ट होगा सेकेंड बॉडी, यानी ये एक्सपीरियंसिंग हो गया, ये एक्सर्टिंग हो गया। तो ये अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा F21। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट किसका आया है, देखो तो यहाँ 1-2 आया, 1-2 का मतलब हुआ किसका डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। तो हेड यहाँ पे लगाएंगे, तो फर्स्ट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा R1। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसका फोर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है, यानी सेकंड बॉडी पे फोर्स लग रहा है और फर्स्ट बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर का वैल्यू आ रहा है, तो ये डिफरेंसेस हो जाता है। अब इसको हम दिखाना चाहते हैं पोजीशन फैक्टर के टर्म में, तो इसको पोजीशन फैक्टर के टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R मॉडुलस Q। तो R21 तो क्या होगा, R21 का वैल्यू, यहाँ R21 का वैल्यू हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। देखो यहाँ पे था 1-2, तो यहाँ पे लिया था 1-2, यहाँ पे क्या है 2-1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2-1, दोनों वैल्यू सेम होता है। R12 लिखो, R21, दोनों का वैल्यू कितना होता है R, इसलिए R की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखो R2 माइनस, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे F21 K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1-2 है, तो 1-2 की जगह पे लिखेंगे R1 माइनस, यहाँ पे आएगा R1 माइनस, अब क्या क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइट चार्जेस के लिए हुआ और ये अनलाइट चार्जेस के लिए हुआ। देखो तो यहाँ पे लाइट चार्जेस में 1-2 है, याद करने के लिए बहुत शॉर्टकट मेथड, इसको दिमाग में सेट कर लें, इसको प्रॉब्लम में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। 1-2 है तो देखो यहाँ 1-2 आया, यहाँ 2-1 है तो यहाँ 2-1 आया, लाइट चार्जेस। अनलाइट चार्जेस में ये रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स क्या होगा, 1-2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2-1, 2 R2 माइनस R1, यहाँ पे लिखेंगे 2-1 तो यहाँ पे आएगा R1 माइनस R2, जस्ट रिवर्स हो जाता है। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये दोनों फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हम साइन को नहीं लेंगे। अगर हम साइन को यूज नहीं करेंगे, Q1 और Q2 का साइन प्लस है कि माइनस है, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हम साइन के साथ यूज करना चाहते हैं कि Q1 और Q2 का वैल्यू पुट कर दें, एक प्लस और माइनस, तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। विदाउट साइन हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और विद साइन हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखेंगे कुछ प्रॉब्लम से तब समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। इसका कंक्लूजन क्या निकला, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का कंक्लूजन ये निकला कि ये दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। अगर ये अपोजिट हैं देन फोर्स विल बी आल्सो अपोजिट एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर यूनिट वेक्टर उसका अपोजिट है तो फोर्स का डायरेक्शन भी अपोजिट होगा और इक्वल होगा।
तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सेकंड कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। यहाँ भी फोर्स देखो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, यहाँ भी फोर्स देखो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। तो फोर्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है, दैट मींस ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो इसी के अलोंग तुम्हारा क्या लगता है? फोर्स लगता है, आइदर टुवर्ड द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। सो कोलंबियन फोर्स इज सेंट्रल फोर्सेस, इसलिए कोलंबियन फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल फोर्सेस बोल सकते हैं। तो ये दो कंक्लूजन निकला वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से। ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी ऑबे करता है और सेंट्रल फोर्स को भी ऑबे करता है। क्लियर है कि दो चार्जेस है, टू चार्जेस Q1 3 into 10 power minus 6 coulomb and Q2 5 into 10 power minus 6 coulomb are located at 351 meter and 132 meter respectively। ठीक है, एक चार्ज Q1 जो है यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज Q2 जो है यहाँ पे रखा हुआ है। फाइंड the F12 and force on first charge due to second charge and F21 force on second charge due to first charge by using the vector form ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को यूज करते हुए, वेक्टर फॉर्म को यूज करते हुए फोर्स का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। इसको कोशिश करते हैं कैसे बनाया जाए। एक क्वेश्चन देते हैं, फिर इसके बाद होमवर्क देंगे हम, उसको घर में बैठ के बनाएंगे। एक क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया था, उसको भी दिखाएंगे। देखो इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्यूशन कर रहे, दो चार्जेस है, इसको हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिखाते हैं। ये y एक्सिस x और ये ले लिए ऑरिजिन। चलो दो चार्ज को हम लोकेट करते हैं, एक Q1 और एक Q2। बता Q1 का लोकेशन क्या है? 351। इसका लोकेशन है 132। ठीक है, दो चार्जेस है, दोनों अलग अलग पॉइंट पे रखा हुआ है। इस चार्ज का भी वैल्यू दिया हुआ है, इस चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। अब इस पे दोनों लाइक चार्जेस हैं, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, देन दे आर रिपेल विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। F21 यहाँ पे क्या होगा? F1, दोनों रिपेल करेंगे। चलो इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ठीक है, किसी एक फोर्स को भी निकालने से दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। पता है कि हमको ये जो कोलंबियन फोर्स होता है न्यूटन थर्ड लॉ को ऑबे करता है, तो एक का मैग्नीट्यूड निकल जाने से दूसरा का मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिक निकलेगा। क्लियर है? तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा इसका पोजीशन वेक्टर Q1 का। तो Q1 का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ? 351। तो पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए हम जानते हैं, तो r1 वेक्टर का वैल्यू क्या मिलेगा? 3i कैप 5j कैप प्लस 1k कैप मीटर एंड r2 दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2। सेकंड चार्ज का ये पोजीशन वेक्टर है, इसको भी हम दिखा सकते हैं 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये मैंने लास्ट क्लास से समझाया था कैसे इसको लिखते हैं। क्लियर है? अब क्या निकालना है कि अगर F12 का वैल्यू नहीं चाहिए तो R1 माइनस R2 निकालना पड़ेगा, और अगर F21 का वैल्यू चाहिए तो R2 माइनस R1 निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, R1 माइनस R2 निकाल लें। R1 माइनस R2 को क्या बोलते हैं? R12
पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू r1 माइनस r2 आता है, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 2i कैप, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 2j कैप, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस आएगा, माइनस k कैप। चेक कर लेना, r1 में से r2 को सब्ट्रैक्ट करो, इसका मॉडुलस अगर निकाला जाए r12 का मॉडुलस तो ये हो जाएगा r1 माइनस r2 का मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालते हो, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा ये 4 प्लस 1 9 आएगा, तो 9 का क्या होता है 3 मीटर। ये हुआ मैग्नीट्यूड, ने दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया। सो हाउ कैन यू फाइंड द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज? सो फॉर्मूला विल बी F12 इज इक्वल टू क्या होता है k टाइम्स q1 q2 1 2 लाइक चार्जेज है, तो मैंने बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे r1 माइनस r2, इसमें सोचना ही नहीं है, जो ये सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखोगे r1 माइनस r2 का क्यूब, ओके। k का वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका वैल्यू लिखते हैं 9 × 10 पावर 9। q1 का वैल्यू पता है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10 to the power minus 6। q2 का वैल्यू पता है 5 माइक्रोकूलम, then 5 × 10 to the power minus 6 and r1 minus r2 का वैल्यू ये आया, यहाँ पे पुट अप कर देंगे, then 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, r1 माइनस r2 का मैग्नीट्यूड कितना आया 3 and 3 का होल स्क्वायर, होल क्यूब नॉट स्क्वायर, होल क्यूब। क्लियर? अब तो 3 × 3 ये 3 कट जाएगा, ये यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 5, ठीक है, ये 27 आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा, तो बचेगा क्या 5, देन 5 × 10 to the power minus 12 प्लस 9, तो आएगा -3, वैल्यू विल बी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो मिलेगा 10i कैप प्लस 10j कैप माइनस 5k कैप मल्टीप्लाई 10 to the power -3, ये फोर्स का वैल्यू आएगा इतना न्यूटन। ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए देन F12 मॉडुलस का वैल्यू क्या आएगा, रूट अंडर इसको करो तो 10 होल स्क्वायर एंड 10 होल स्क्वायर प्लस माइनस होल स्क्वायर। हम इसको साइड में भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हो 10 पावर -3 का होल स्क्वायर। तो बताओ ये 100 प्लस 25 225, और ये एक स्क्वायर से बाहर आया तो कितना आया 10 to the power -3, और इसके अंदर में आएगा 2 to 5, और 2 to 5 का रूट होता है 15, देन 15 × 10 to the power -3 न्यूटन। अगर हम इसको डेसिमल के टर्म में लिखा जाए तो 1.5 × 10 पावर -2 न्यूटन। एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F12। ये हुआ मैग्नीट्यूड किसका, F12 का। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो बताओ, F21 का वैल्यू भी क्या आएगा, F21 का वैल्यू होता है -F12, तो माइनस के साथ लिख देना, तो माइनस के साथ लिख देना यहाँ पे, तो वैल्यू विल बी क्या मिलेगा -10i कैप 10j कैप माइनस 5k कैप इंटू 10 to the power -3 न्यूटन, ये आएगा। इसका मॉडुलस निकालोगे तो सेम आएगा 1.5 × 10 पावर -2, मॉडुलस विल बी सेम, डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। क्लियर है? तो ये हुआ एक प्रॉब्लम। इस तरह से हम प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। एक नेगेटिव वाला के लिए बात करते हैं। इसके बाद हम होमवर्क देंगे, उसको बनाएंगे घर में। एक क्वेश्चन और है, चलो इस तरह से लेते हैं।
ये ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेस है, यहाँ पे रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम। चलो ऐसा ऐसा करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट ले लें, ये y एक्सिस कर दें और इसको, तो इसका ऑरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0 0। यहाँ पे एक चार्ज पुटअप किया, ये है -2 माइक्रोकूलम, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 0 0। दैट मींस x एक्सिस में ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, ये मीटर का फॉर्म है। यहाँ पे और एक चार्ज रख दिया जाए 3 माइक्रोकूलम, क्लियर। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 1 0, यानी ये लेंथ 1 है, 3 पॉइंट, ये हुआ Q1, ये हुआ Q2 और ये हो गया Q3। ये चार्ज 3 वर्टिसेस पे रखा हुआ है। फाइंड द फोर्स ऑन Q1 due to Q2 and due to Q3। ये निकालना, किस पे फोर्स निकालना है 1 पे, कौन लगाएगा Q2 और एक कौन लगाएगा Q3। तो हम ऐसा करते हैं, ये तुम अपने से कर लेना क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस है, निकल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये अनलाइक चार्जेस हम कैसे करते हैं, तो एक अनलाइक चार्जेस का हिंट्स कर देते हैं, इसको घर से बनाएंगे अपने से। तो अनलाइक चार्ज यानी फर्स्ट वाला बनाते हैं, ए वाला, ठीक। तो अनलाइक चार्जेस के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। दो मेथड से बना सकते हो अनलाइक चार्जेस के लिए। एक मेथड मैंने बताया कि अगर साइन यूज करेंगे तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखो फर्स्ट मेथड, जिसको बोलते हैं फर्स्ट मेथड, दोनों फॉर्मूला को लिख देते हैं, घर में दोनों ट्राई कर लेना। F12 क्या यूज करेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो R की जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे R की जगह पे क्या लिखोगे, R12 मॉडुलस Q, और यहाँ पे क्या लिखते हैं R12 वेक्टर। तो अगर हम साइन यूज किया जाए तो हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो साइन यहाँ पे देखो वैल्यू क्या होगा, 9 × 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू कितना है 1 × 10⁻⁻6 और Q2 का वैल्यू क्या है -2 × 10⁻⁻6। साइन यूज किए, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, 1 2, यहाँ भी 1 2, क्लियर है। अब ये दोनों का बीच का डिफरेंसेस निकालेंगे। डिफरेंस निकालोगे तो ये देखो इसमें से इसको निकालना है, R1 माइनस क्या लिखना है R2, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो R1 का वैल्यू तो 0 0 0 है, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, इसको घर में चेक कर लो ना। तो ये आएगा 0 - 0 I कैप, 0 - 1 J कैप, और ये आएगा 0 - 0 K कैप, ये वैल्यू है। अब मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, ये दोनों के बीच का लेंथ, तो लेंथ तो 1 ही आएगा ना, तो 1 का क्या होगा, ये 1 आएगा। इसको भी निकाल सकते हो, मॉडुलस तो 1 आएगा। तो अगर हम साइन यूज करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, और इसका वैल्यू तुम्हारा आएगा, अगर ये 1 है तो ये 1.8 × 10⁻⁻² आएगा, और ये x एक्सिस के अलोंग है तो ये I कैप आएगा। चेक कर लेना, इतना न्यूटन आएगा, यानी ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। F1 ये हुआ विद साइन। अगर हम साइन यूज नहीं किया जाए तो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड अगर हम साइन को यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2, तो यहाँ पे क्या होगा पलट जाएगा, तो ये लिखेंगे 2 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 1, तब ये पलट जाएगा। अगर हम साइन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे साइन नहीं दिए तो यहाँ पे सिर्फ पलट देना है, अगर साइन हटा दिए तो यहाँ पलट देंगे तो क्या बनेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, R2 माइनस R1, तो R2 का वैल्यू हो गया 1 माइनस 0, सॉरी पहले ही हम लोग गलत लिखे थे, ये 0 माइनस 1 होगा और ये 0 0 माइनस होगा, पहले वाला ही। अब सेकंड में क्या करना है कि अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 के लिए क्या करना है बोलो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट तो 1 माइनस 0, पहले था 0 माइनस 1 I कैप, अब आएगा 1 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 के, क्लियर है। तो ये आएगा, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्लस आ गया, सेम वैल्यू आएगा, पहले वाला भी और अभी वाला भी, दोनों का वैल्यू इसी डायरेक्शन में आएगा।
अगर हम यहाँ पे साइन यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पलट देंगे, 2 1 कर देंगे। अगर यहाँ पे साइन यूज करेंगे तो फॉर्मूला रखेंगे 1 2, तो यहाँ भी क्या रखोगे 1 2, यहाँ भी क्या रखोगे 1 2। दोनों केस में वैल्यू क्या आएगा सेम। अब इस फोर्स को तुम लोग अपने से घर में ट्राई करना, क्लियर है। का हाइड्रोजन एटम, ये नीट के एग्जाम में पूछा गया था 2003 में। हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का चार्ज पता है कितना होता है, जेड ही होता है। तो ये प्रोटॉन यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये मूव कर रहा है इस तरह से। तो कहता है ये दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है, कोलम्बियन फोर्स, उसका वैल्यू फाइंड आउट करें। और ये कितने रेडियस में मूव कर रहा है, तो आर रेडियस में, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है हाइड्रोजन एटम। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द फोर्स इन बिटवीन टू चार्जेस, एक प्लस है एक माइनस है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर कैप, बी के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर वेक्टर। थर्ड ऑप्शन माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर कैप, आर क्यूब, ठीक है। और डी में दिया हुआ है माइनस के ई स्क्वायर आर क्यूब, आर वेक्टर। ये तुमको देखना है कि चारों में कौन सही है, इसको घर में ट्राई करोगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क कि 2 चार्जेस है मेरे पास, एक Q1 3 into 10 to the power minus 4 कूलम एंड Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power minus 4। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 0 5 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 एंड 3। दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है, ये Q1 और Q2। फाइंड F21 and force on second body due to first charge, force on second charge due to first charge, ये वैल्यू कैलकुलेट करना। लाइक चार्जेस है, आंसर आएगा तुम्हारा, ये चेक कर लेना। F12 का मैग्नीट्यूड आएगा 30 न्यूटन, क्लियर है, ये चेक कर। तो ये सब था वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो कूलम्स लॉ पे बेस्ड था।